Good morning, bhai. How are you? Welcome to the Times Coaching once again. और दोस्तों, नाउ द क्लास इज लाइव. स्टार्ट करते हैं. अभी हमारी यूनिट चल रही है मनी एंड बैंकिंग. ऑन करो इसी. अभी हमारी यूनिट चल रही है मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, राइट. तो इसमें हमने पढ़ लिया, देखो अभी तक ये जो यूनिट है हमारी मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, तो इसके अंतर्गत हमने अभी तक क्या क्या कर लिया वो देखते हैं. तो मनी एंड बैंकिंग में हमने सबसे पहले शुरू किया कि मनी होता क्या है. फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मनी, मनी के प्रकार कितने हैं. फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, कि यदि आपको बैंक में पैसा जमा करना है तो वो कितने टाइप्स के डिपॉजिट्स हैं. यहाँ पे हमने पढ़ा डिमांड डिपॉजिट्स, कासा, टाइम डिपॉजिट, एफडी, आरडी. फिर हमने पढ़ा मनी सप्लाई मेजरमेंट, कि आखिर मुद्रा की आपूर्ति का मापन कैसे होता है, जहाँ पर हमने देखा M1, M2, M3, M4. तो दोस्तों इतनी बातें हमने मनी में की, राइट. गुड मॉर्निंग. फिर इसके बाद हमने स्टार्ट की अपनी क्लास. सो बैंकिंग, बैंकिंग में हमने स्टार्ट किया कि बैंक होता क्या है, बैंक कहते किसे हैं. फिर हमने स्टार्ट किया NBFC, MFI. हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बैंक्स इन आवर कंट्री, हमारे हिंदुस्तान में बैंक्स कितनी हैं. और इस टाइप्स ऑफ बैंक्स के डिस्कशन में हमने पढ़ा कि जैसे कमर्शियल बैंक के अंदर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक, राइट नाउ. और उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक. फिर हमने पढ़ा कि बैंक नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, SBI के बारे में, स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स के बारे में, RRBs के बारे में, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, स्पेशलाइज्ड बैंक्स के बारे में, और फिर सेंट्रल बैंक, राइट. दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, ज़रा क्लास के डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में. और आज की क्लास में हम बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग के अंदर, जैसे कि हमने देखा सेंट्रल बैंक, केंद्र बैंक. तो केंद्र बैंक का एक पार्ट है. देखो एग्ज़ाम में CGL में तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं और कहीं से भी आ सकता है, और CGL के लिए तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स पूरी पढ़नी पड़ेगी तभी जाके फिनिश हो पाएगा. जैसे अगर हम देखें तो बैंकिंग से भी CGL में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो गौरव माहौर, इट इज़ ऑल्सो द एग्ज़ाम ओरिएंटेड टीचिंग एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, राइट नाउ. फिर हमने देखा कि स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स. अब हमने देखा कि हमारे हिंदुस्तान में जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक बोले तो द बैंक विच कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम. एक वो बैंक जो पूरे के पूरे बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उसे हम सेंट्रल बैंक, उसे हम केंद्र बैंक कहते हैं, राइट. तो उसके अंदर जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक में आता है RBI. तो आज की क्लास जो हमारी होगी वो RBI के बारे में होगी. तो देखते हैं कि RBI क्या है नाउ. तो दोस्तों अब हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे द कंप्लीट ज्ञान अबाउट द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और आज की क्लास में मनी एंड बैंकिंग की यूनिट ख़त्म हो जाएगी. तो अभी तक हमने डिस्कशन कर लिया है फाइनेंशियल मार्केट का और मनी एंड बैंकिंग का, राइट. तो चलते हैं ज़रा देखते हैं कि RBI के अंतर्गत क्या क्या आता है. तो अगर हम RBI की बात करें तो RBI के सबसे पहले हम ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे. RBI की एक ब्रीफ हिस्ट्री में हम देखेंगे कि जो RBI है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कैसे बनी और कैसे उसका संगठित हुई.
और कैसे हमारे हिंदुस्तान में आरबीआई का जन्म हुआ। तो दोस्तों जो आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट आई। 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट का सबमिशन, इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई, एक्सेप्ट की गई इन 1931। जब 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया 1931 में, राइट, ओके गौरव। तो 1931 में जब आरबीआई की रिपोर्ट को सबमिट किया गया, इसके बाद 1934 में हमारे हिंदुस्तान में एक आरबीआई एक्ट 1934 पारित हुआ। तो जब हमारे हिंदुस्तान में आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ तो इस एक्ट के अंतर्गत आरबीआई हमारे हिंदुस्तान में काम करती है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो काम करती है अंडर इट्स ओन एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। इसलिए हम कहते हैं कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो एक वैधानिक संस्था है। भाई स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक संस्था का मतलब है एक वो बॉडी जिसका कोई ना कोई एक्ट हो, उसे हम कहते हैं आरबीआई। दोस्तों जब 1934 में आरबीआई का एक्ट पास हुआ तो इसी एक्ट के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन आवर कंट्री। हमारे हिंदुस्तान में आरबीआई की स्थापना हुई। साथ साथ आप लोग ये सब फैक्ट्स लिख सकते हैं और आज की क्लास थोड़ी सी फैक्चुअल क्लास होगी, थोड़ा बहुत बीच में कॉन्सेप्ट आएगा, बाकी का आरबीआई का पूरा ज्ञान फैक्चुअल है और फैक्ट बेस्ड है। ओके दोस्तों, नाउ चलिए दोस्तों, आरबीआई की जो स्थापना हुई वो 1935 में हुई और मैं आपको एक बात बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद कि जब आरबीआई 1935 में बनी थी उस समय यह एक प्राइवेट जॉइंट स्टॉक एंटिटी थी। उस समय ये एक प्राइवेट जॉइंट स्टॉक एंटिटी थी। जब 1935 में आरबीआई बनी तो उस समय आरबीआई एक प्राइवेट संस्था के रूप में, आरबीआई एक प्राइवेट बॉडी के रूप में हमारे हिंदुस्तान में काम कर रही थी, राइट ना। इसके बाद जब आपको ये पता चला कि जब आरबीआई 1935 में एक प्राइवेट बॉडी के रूप में हमारे हिंदुस्तान में काम कर रही थी, लेकिन आरबीआई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने भारत की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1935 में ही काम करना प्रारंभ कर दिया। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा ज्ञान दूं तो आरबीआई ने ना कि सिर्फ भारत की केंद्र बैंक बल्कि आरबीआई ने बर्मा, जिसे नाउअडेज म्यांमार बोलते हैं, तो आरबीआई ने म्यांमार और तो और दोस्तों 1948 तक आरबीआई ने पाकिस्तान की केंद्र बैंक का भी काम किया है। दोस्तों जब आरबीआई की स्थापना हुई 1938 में, उस समय आरबीआई भारत की केंद्र बैंक का काम करना प्रारंभ कर दिया, भले ही वो एक प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, लेकिन नाउ दोस्तों साउंड वुड बी ओके। गौरव माहुर, अजीत यादव, जल्दी बताइए साउंड सही है अब नाउ। तो दोस्तों 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हुई तो आरबीआई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आरबीआई ने ना कि सिर्फ भारत बल्कि आरबीआई ने म्यांमार और पाकिस्तान की केंद्र बैंक का भी काम किया है। जब आरबीआई ने केंद्र बैंक का काम किया, लेकिन आप लोगों ने देखा कि आरबीआई 1935 में एक प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, मतलब प्राइवेटली काम कर रही थी और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आई। बाद में दोस्तों क्या हुआ कि 1 जनवरी 1949 भारत में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण का मतलब मुझे आज की क्लास में बताने की आवश्यकता नहीं है। नेशनलाइजेशन का मतलब किसी भी बॉडी को, किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी को अगर हम प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर की में कन्वर्ट कर दे
वापस हम पब्लिक सेक्टर बना दें तो इसे नेशनलाइजेशन कहते हैं। इसलिए आप लोगों ने कई बार पढ़ा कि 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, मतलब 1949 से आरबीआई कंप्लीटली हिंदुस्तान की सरकार के अंतर्गत आ गई और आरबीआई सिर्फ भारत सरकार के लिए और भारत सरकार की बैंक का काम करने लगी। तो दोस्तों ये है आरबीआई का एक ब्रीफ इतिहास, आरबीआई की एक ब्रीफ हिस्ट्री कि आरबीआई कैसे बनी एंड ऑल। दोस्तों जब 1935 में आरबीआई बनी, लेकिन आरबीआई से पहले भारत की केंद्र बैंक का काम कौन करता था, तो अगर मुझे इसका जवाब देना हो तो दोस्तों बिफोर आरबीआई, और ये तुम्हारे एग्जाम का सवाल हो सकता है एसएससी में, बिफोर आरबीआई, आरबीआई से पहले इंडिया की जो सेंट्रल बैंक का काम करता था, केंद्र बैंक का काम करता था, वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वो था दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे बनी, तो आपको याद होगा कि 1921 में हमने पूरा ज्ञान पहले ही ले लिया है कि 1921 में हुआ कुछ यूँ कि भारत में तीन प्रेसिडेंसी बैंक्स थी जिनका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। 1809 में उसका नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 बैंक ऑफ मद्रास। जब इन तीनों बैंक्स को एक दूसरे में एमलगेमेट किया गया और 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई, तो आरबीआई से पहले आरबीआई का काम, अर्थात आरबीआई से पहले भारत में सेंट्रल बैंक का काम, केंद्र बैंक का काम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता था। तो ये है आरबीआई का एक ब्रीफ हिस्ट्री, आरबीआई का एक ब्रीफ इतिहास। अब दोस्तों हम चलते हैं और थोड़ा इसके आगे बात करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि आरबीआई कैसे बनी एंड ऑल, बहुत सारी बातें हो गई। अब हम बात करेंगे आरबीआई की ब्रांचेस के बारे में और आरबीआई के ऑफिसेस के बारे में। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं द ब्रांचेस एंड ऑफिसेस ऑफ आरबीआई, कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी ब्रांचेस एंड ऑफिसेस कैसे रहीं और किस प्रकार की रहीं, राइट। हाँ, तो आरबीआई की जो ब्रांचेस एंड ऑफिसेस थी वो कैसे रहीं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात जानने वाली है कि जब 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था। 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, राइट ना। लेकिन दोस्तों 1937 में आरबीआई के हेडक्वार्टर को परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ? मुंबई। परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया मुंबई। और आज अगर हम देखें तो जो आरबीआई है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। तो आरबीआई अपने हेडक्वार्टर मुंबई से ऑपरेट करता है। मुंबई के अलावा अगर हम आरबीआई के बारे में बताएं तो आरबीआई के 4 जोनल ऑफिसेस हैं। हमारे हिंदुस्तान के जो चारों जोन हैं उसमें आरबीआई का एक एक ऑफिस है। 4 जोन का मतलब है, जैसे अगर हम नॉर्थ में बात करें तो न्यू दिल्ली, अगर हम साउथ में बात करें तो चेन्नई, और अगर हम ईस्ट में बात करें तो कोलकाता, और वेस्ट में बात करें तो मुंबई इटसेल्फ। दोस्तों आरबीआई हमारे हिंदुस्तान में अपने हेडक्वार्टर मुंबई और अपने 4 जोनल ऑफिस मुंबई, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता एंड न्यू दिल्ली से ऑपरेट करता है। इसके अलावा हम आरबीआई के बारे में थोड़ा और अगर आपको ज्ञान दें तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि आरबीआई के 4 जोनल ऑफिसेस के अलावा 21 रीजनल ऑफिसेस हैं, 21 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आज की क्लास में आप लोगों को आरबीआई का कंप्लीट ज्ञान मिलेगा और हम कंप्लीट बातें करेंगे आरबीआई की। तो आरबीआई दोस्तों 21 रीजनल ऑफिसेस से ऑपरेट करता है और मोस्ट ऑफ द रीजनल ऑफिसेस आर इन द स्टेट्स कैपिटल। समझने वाली बात है कि जो 21 क्षेत्रीय कार्यालय हैं ये ज़्यादातर स्टेट्स की कैपिटल में हैं, राज्यों की राजधानियों में हैं। इसके अलावा आरबीआई के 9 सब ऑफिसेस हैं जो छोटे छोटे शहरों में हैं। आरबीआई के 9 सब ऑफिसेस हैं जो छोटे छोटे शहरों में हैं। इसके अलावा आरबीआई की हमारे हिंदुस्तान में करेंसी चेस्ट भी हैं। अब ये करेंसी चेस्ट क्या होता है, तो एक नया टर्म आया आप लोगों के पास, करेंसी चेस्ट। थोड़ी देर सुनना, बढ़िया ज्ञान है यहाँ पर।
करेंसी चेस्ट का मतलब है वे बैंक की शाखाएं जहां आरबीआई ने अलग अलग जगहों से नए नोट्स और कॉइन्स जो प्रिंट और मिंट हुए हैं उन्हें रख रखा है, तो उसे हम कहते हैं करेंसी चेस्ट। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह नोट्स एंड कॉइन्स प्रिंट और मिंट रेस्पेक्टिवली होते हैं। मतलब नोट्स को करते हैं प्रिंट छपाई और कॉइन्स को करते हैं मिंट ढलाई। तो हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर नोट्स एंड कॉइन्स की प्रिंटिंग और मिंटिंग होती है, लेकिन इन्हें आरबीआई एक्वायर करता है अलग अलग जगहों से और अपने 21 रीजनल ऑफिसेज में भेजता है, और उसके बाद उसके आसपास की जो करेंसी चेस्ट हैं वहाँ पर भेजता है। अब ये करेंसी चेस्ट क्या है तो थोड़े अच्छे समझिए। करेंसी चेस्ट वे बैंक की शाखाएं हैं जहां से आरबीआई अपना डे टू डे का काम करता है, और जहां से आरबीआई अपने डे टू डे दिन ब दिन जो भी बैंक और आरबीआई के पास लेन देन होता है वो बैंक आरबीआई अपने करेंसी चेस्ट से करता है। जैसे दोस्तों आप लोगों को बताएं कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया वाइज, जैसे आरबीआई ने हर क्षेत्र में अलग अलग बैंकों को करेंसी चेस्ट का दर्जा दे रखा है। मतलब आप वहां गए तो आपने देखा बाहर लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या बाहर लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, या बाहर लिखा है पंजाब नेशनल बैंक, राइट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सरकारी बैंक, और आप उसके अंदर गए तो आप देख रहे हैं कि लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं, पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, चेक से विड्रॉ कर रहे हैं, पासबुक प्रिंट हो रहा है, सारा काम चल रहा है। इसे बोलते हैं रिटेल बैंकिंग। तो जहां से आरबीआई अपने रिटेल बैंकिंग डे टू डे एक्टिविटीज़ का सारा काम करता है, लेकिन वहीं पर आरबीआई ने एक अपना ऑफिस भी बना रखा है वो, और वहां पर उसके अंदर उसी ब्रांच के अंदर एक आरबीआई का ऑफिस भी है। तो उस बैंक को हम लोग कहेंगे करेंसी चेस्ट, राइट। तो करेंसी चेस्ट में क्या होता कि जो भी आप लोगों ने सुना होगा कि सभी बैंकों को अपना CRR कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास वो भी कैश के रूप में रखना होता है, तो बैंक अपने नियरेस्ट करेंसी चेस्ट में वो जाके रख देती हैं। या जब कभी भी आरबीआई से बैंक को पैसा चाहिए तो बैंक अपना पैसा कहाँ से उठा के लाती है? करेंसी चेस्ट से। अर्थात ध्यान से सुनिए, एक बंदा, एक एम्प्लॉय, वो रोज एसबीआई में घुस रहा है, लेकिन वो आरबीआई के अंदर जो आरबीआई का केबिन है उसमें बैठ रहा है, फिर एसबीआई से शाम को निकल रहा है, फिर घुस रहा है, फिर निकल रहा है, तो ही और शी would not be considered as the employee of SBI, बल्कि he or she would be the employee of RBI। मुझे लगता है आप लोग समझ गए कि करेंसी चेस्ट क्या होता है। मतलब कुछ सिलेक्टेड बैंक की ब्रांचेस को आरबीआई कहता है करेंसी चेस्ट, और वहां से भी आरबीआई अपना काम करता है। तो दोस्तों ये रहे आरबीआई के कंप्लीट ब्रांचेस एंड ऑफिसेज जहां से आरबीआई अपना डे टू डे काम करता है। अब अगर हम बात करें तो आरबीआई के मेंबर्स की बात करेंगे कि जो आरबीआई के सदस्य हैं वो कौन हैं। तो दोस्तों आरबीआई के जो मेंबर्स हैं, जो कोर ग्रुप है, उसमें टोटल 21 मेंबर्स हैं, टोटल 21 मेंबर्स हैं। जैसे अगर हम इन 21 मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 1 गवर्नर, एक तो आरबीआई के गवर्नर हो गए, और आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति 3 ईयर्स के लिए होती है, 3 वर्षों के लिए होती है, या इन्हें 5 साल तक, 5 ईयर्स तक इन्हें एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं, या 65 साल की उम्र तक इनमें से जो भी कम हो, 65 साल की एज तक इनमें जो भी कम हो। तो दोस्तों ये रही आरबीआई के गवर्नर्स का टेन्योर, ये है आरबीआई के गवर्नर्स का कार्यकाल, और जो एक नहीं कई एग्जाम में पूछा गया। तो जो आरबीआई है उसमें आरबीआई के गवर्नर्स को 3 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, लेकिन अगले 2 साल तक, मतलब 5 साल के लिए या 65 साल की उम्र तक इन्हें एक्सटेंड किया जा सकता है, इनका आगे खींचा जा सकता है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरबीआई में एक गवर्नर के अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर्स भी होते हैं, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स भी होते हैं। तो आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर, और जो कार्यकाल है वो डेप्यूटी गवर्नर का भी सेम है, 3 ईयर्स, राइट। इसके अलावा आरबीआई में 4 जोनल डायरेक्टर्स होते हैं, 4 अलग अलग जोन्स के डायरेक्टर्स भी आरबीआई, 4 जोनल डायरेक्टर्स का मतलब है एक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड न्यू दिल्ली।
इसके अलावा आरबीआई में क्या है, 2 मेंबर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोस्तों 2 वित्त मंत्रालय के सदस्य होते हैं, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा 10 अदर डायरेक्टर्स फॉर डिफरेंट ऑफिसेस। दोस्तों अलग अलग कार्यालयों के लिए 10 अन्य डायरेक्टर्स होते हैं। तो फॉर डिफरेंट ऑफिसेस, तो 10 अलग अलग ऑफिसेस के लिए 10 अलग अलग डायरेक्टर्स डिफरेंट ऑफिसेस। तो हम देखें 10 2 12 4 16 4 20 और 21, तो टोटल 21 मेंबर्स की आरबीआई में टीम है। तो ये रहा आरबीआई के बारे में द कंप्लीट पैकेज। तो यहाँ पर हमने बात की कि जो आरबीआई है उसकी कैसे वो बनी, और आरबीआई से पहले भारत की सेंट्रल बैंक कौन सी थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के ब्रांचेज एंड ऑफिसेस कहाँ हैं, तो 1935 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, 37 में परमानेंटली शिफ्ट टू मुंबई, 4 जोनल ऑफिसेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिर हमने बात की कि आरबीआई के गवर्नर्स और आरबीआई के मेंबर्स क्या हैं। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बात करेंगे। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जल्दी करें प्लीज़। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स गाइस, जल्दी करें, फिर आगे हम बात करेंगे आरबीआई के और मेंबर्स की, हाँ आरबीआई के बारे में और डिटेल में। चलिए दोस्तों, सर इतना तो आप पढ़ा चुके हैं पहले भी आरबीआई के बारे में। ओहो, तुमने बताया नहीं यार, ये कब पढ़ा है मैंने। गौरव माहुर, इतनी देर से पढ़ा रहा था जब तो तुमने बताया नहीं यार। इसका मतलब आरबीआई और सेबी, ओ माय गॉड, इसका मतलब आरबीआई और सेबी हो चुका है। भाई ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए। इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट में मैंने कवर कराया था क्या गौरव? अबे यार तुम लोग भी, इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट में मैंने आरबी और सेबी करवा दिया है। भाई मुझे याद ही नहीं रहा, तुम लोगों ने बताया भी नहीं। तो दोस्तों चलो कोई बात नहीं, एक क्विक रिवीजन हो गया। तो इसका मतलब मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम लोग एक काम करते हैं, आज की क्लास में मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस लेते हैं, और अगली क्लास में हमारा गौरव माहुर, बाकी सारे लोग, भाई अजीत यादव, मैंने सोचा आप और ज़्यादा डिटेल बताएंगे कुछ, भाई इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो फिर मैंने आरबीआई के फंक्शंस बता दिए होंगे, जल्दी से मुझसे टॉक करो। आरबीआई के फंक्शंस, कार्य बता दिए। तो आरबीआई के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट ज्ञान था, अगर मैंने स्टार्ट किया तो वो मैं कंप्लीट पढ़ाई देता हूँ एक साथ। तो ये 2 तरीके से पढ़ाता हूँ, कभी कभी फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर में, तो कभी कभी मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में। तो चूँकि फाइनेंशियल यूनिट थी हमारी, जिसमें हमने फाइनेंशियल मार्केट एंड मनी एंड बैंकिंग कंबाइन किया और उसे पढ़ा। अगली क्लास दोस्तों हमारी जो स्टार्ट होगी वो होगी क्या, सुनिए ध्यान से। जो अगली क्लास स्टार्ट होगी वो होगी बजट एंड टैक्सेशन, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त। अब वंडरफुल यूनिट है दोस्तों, और अगले 8-9 घंटे पूरा का पूरा बजट एंड टैक्सेशन का ज्ञान चलेगा और बहुत बेहतरीन चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और वो यूनिट मैं स्टार्ट किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो है ही, लेकिन साथ में एग्ज़ाम ओरिएंटेड के अलावा जब आप अभी बजट पेश होने वाला है इस सरकार का, तो उसमें आप लोगों को पूरा का पूरा ज्ञान मिलेगा, और जब आप बजट सुनेंगे तो वो आपके काम में भी आएगा। राइट नाउ चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। डी के शर्मा,
आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाएं या रिफ्रेश कर लें। चलिए दोस्तों, मनी इन बैंकिंग फिर हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमने यहाँ पर बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब मनी इन बैंकिंग में जो भी चीज़ें छोटी हों तो वो हम एमसीक्यू के द्वारा कर लेते हैं। तो इस यूनिट के मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा देता हूँ। यस, तो अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ लीजिए। तो जैसे गौरव माहौर ने पूछा कि वेल्थ टैक्स डायरेक्ट होता है। यस, तो गौरव जी ये वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, ये टैक्सेशन की क्लास का पार्ट है। लेकिन चूंकि आपने अभी पूछा तो अभी बता देते हैं कि जो संपत्ति कर है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। राइट, संपत्ति कर एक डायरेक्ट टैक्स है और जो वेल्थ टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान आपको और दे देते हैं। थोड़ा सा ज्ञान और दे देते हैं कि जो वेल्थ टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स तो है, वेल्थ टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स तो है, लेकिन इसके अलावा 2015-16 के बजट में वेल्थ टैक्स को टेम्पररी खत्म कर दिया गया। राइट, टेम्पररी खत्म कर दिया गया। राइट ना, तो लेकिन वेल्थ टैक्स अभी रिसेंटली ख़त्म कर दिया गया और अभी हमारे हिंदुस्तान में वेल्थ टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जब था तब भी बता दें गौरव माहौर, जब वेल्थ टैक्स हुआ करता था तब भी हर कोई पे नहीं करता था। जिनकी टोटल वेल्थ 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है सिर्फ वो लोग पे करते थे, और वो भी हर साल नहीं, कभी 5-6-7 सालों में सरकार एक बार लिया करती थी। लेकिन फ़िलहाल वर्तमान में करंटली अगर हम देखें तो हमारे हिंदुस्तान में कोई भी वेल्थ टैक्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट, डीके शर्मा जी का सवाल, अपॉइंटमेंट कैसे होता है गवर्नर का, तो बता देते हैं। अपॉइंटमेंट गवर्नर का होता है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, एंड रिकमेंडेशन देता है उसमें वित्त मंत्रालय। तो जो भी जो हमारे हिंदुस्तान का वित्त मंत्रालय है वो पीएमओ की मदद से हमारे हिंदुस्तान में आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करता है और अपॉइंटमेंट करता है। और अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो कोई भी एक जो बैंक्स के जो मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, या कोई एक इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, या कभी कभी आईएएस ऑफिसर भी आरबीआई का गवर्नर बनता है। राइट नाउ ओके, गिफ्ट गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है दोस्तों, चूंकि आपका सीजीएल का पेपर है तो अगर आप कोई भी मुझसे डाउट पूछना चाहते हैं तो बेशक पूछ सकते हैं। तो गिफ्ट गुड्स और इन्फीरियर गुड्स क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि मनी इन बैंकिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज मैं मनी इन बैंकिंग के क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीटली सॉलिड रूप से हो जाए और आप किसी भी काइंड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। इसके बावजूद अगर आपका सीजीएल का एग्जाम है और आप किसी भी डाउट में फंस रहे हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेशक पूछ सकते हैं। जैसे गौरव माहौर ने पूछा कि गिफ्ट गुड्स और इन्फीरियर गुड्स क्या है, तो बता दूं मैं आप लोगों को, दीज आर द लोअर क्वालिटी गुड्स। ये हम डिमांड की क्लास में पढ़ते हैं। तो जो गिफ्ट गुड्स हैं और इन्फीरियर गुड्स हैं ये लोअर क्वालिटी गुड्स हैं, ये घटिया वस्तुएं हैं। तो जो दो तरीके के इफेक्ट हम इकोनॉमी में देखते हैं, एक देखते हैं प्राइस अफेक्ट, कीमत का प्रभाव, और एक देखते हैं इनकम अफेक्ट, आय का प्रभाव। तो ये 2 टाइप्स के इफेक्ट्स हैं हमारे इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र के अंदर। राइट, तो ये गिफ्ट गुड्स और इन्फीरियर गुड्स क्या हैं, ये लोअर, यस अजीत, ये लोअर क्वालिटी गुड्स होते हैं, ये घटिया वस्तुएं होती हैं। राइट, अब अगर इसमें हम बात करें तो जो प्राइस अफेक्ट है वो गिफ्ट गुड्स पर देखते हैं, इनकम अफेक्ट इन्फीरियर गुड्स पर देखते हैं। चूँकि अब जब मैं डिमांड एंड सप्लाई की क्लास लूँगा तो वहाँ पर बहुत सारी, गौरव माहौर आई होप यू डोंट माइंड, सर मैं प्रीवियस ईयर के कुछ डाउट पूछ रहा हूँ। गौरव माहौर आई विल नॉट माइंड, यू डोंट वरी, आई विल क्रैक एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर, आई विल क्रैक ऑल योर डाउट्स डेफिनेटली, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है और मैं अगर कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं तो बहुत लंबा खिंच सकता है। इसलिए फ़िलहाल आज की क्लास में मैं मनी एंड बैंकिंग की यूनिट कंप्लीट करूंगा, प्लस आप लोगों के डाउट्स डिस्कस करूंगा। राइट, अगली क्लास में हमारा पब्लिक फाइनेंस का यूनिट स्टार्ट होगा। तो श्योर फॉर श्योर गौरव जी आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट ना। पहले ये मैं बता दूं कि जो गिफ्ट गुड्स है ये प्राइस इफेक्ट कैसे दिखाता है, तो ये कहता है कि जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड, मांग की मात्रा बढ़ जाएगी, और यदि किसी वस्तु का प्राइस घटेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी। अर्थात ये बताता है कि प्राइस और मांग की मात्रा में, ये बताता है प्राइस और मांग की मात्रा में, यस डी के शर्मा भी बताता हूँ,
ये प्राइस और मांग की मात्रा में पॉजिटिव संबंध दिखाता है। और वहीं पर जब इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं तो ये कहता है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इन्फीरियर गुड्स की कम हो जाती है, और इनकम कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड इन्फीरियर गुड्स की बढ़ जाएगी। तो इट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये आय और मांग की मात्रा में एक नकारात्मक संबंध बताता है। तो ऐसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, जब हम डिमांड और सप्लाई की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आता है हमारा ये कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स। तो ये लोअर क्वालिटी गुड्स, घटिया वस्तुएं होती हैं। अब जब मैं क्लास लूँगा तो डेफिनेटली अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि इन्फीरियर गुड्स, निम्न स्तरीय वस्तुएं, जैसे आप लोगों की इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड क्या होगी, कम, तो इनका इनकम के साथ रिलेशन, इसका प्राइस के साथ रिलेशन होता है। कैसे होता है, डिमांड एंड सप्लाई की क्लास में हम डिटेल में पढ़ लेंगे। चलिए, आपका सवाल तो सॉल्व हो ही गया। डी के शर्मा ने कहा यू शेप्ड क्या होता है, तो यू शेप्ड हमेशा कॉस्ट कर्व होते हैं, जो लागत वक्र होते हैं वो यू शेप्ड होते हैं। तो आपका आंसर तो इतने में ही निपट गया। कैसे होते हैं, जब हम कॉस्ट की बातें करेंगे तब हम वहाँ पर बात करेंगे। यस, गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड कैसे फेल हो जाता है, तो देखो ऐसे फेल हो जाता है। तो गौरव माहौर, लॉ ऑफ डिमांड कहता है, मांग का नियम कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि भाई देखो, प्राइस का अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। दोस्तों, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। मतलब लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार प्राइस और मांग की मात्रा में नेगेटिव रिलेशन है। इसलिए दोस्तों, जो गिवन गुड्स हैं, इट इज़ द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये मांग के नियम के अपवाद हैं। एक्सेप्शन क्यों है दोस्तों, तो एक्सेप्शन का मतलब है क्या, कि ये मांग के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। डी के शर्मा जी, आपके एक सवाल का जवाब मिल चुका है। दूसरा सवाल आपने पूछा, इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है। तो मैंने बताया अभी आपको, शायद आपने सुना नहीं, कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, पीएमओ है, विद रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई के गवर्नर्स को अपॉइंट करता है। और जो आरबीआई के गवर्नर्स हैं वो बड़े बड़े बैंक्स के जो जनरल मैनेजर्स हैं या सीनियर ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स के अलावा अगर हम बात करें तो कुछ इकोनॉमिस्ट भी आरबीआई के गवर्नर बन सकते हैं, या कभी कभी आईएएस ऑफिसर्स भी आरबीआई के गवर्नर्स तक अपॉइंट होते हैं। जैसे अभी हम देखें तो वर्तमान में जो 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब, तो ये एक आईएएस ऑफिसर थे, राइट। तो ये बात हुई, राइट। गॉड ब्लेस यू बेटा गौरव माहौर। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़। तो दोस्तों, हम चलते हैं और करते हैं जरा मनी एंड बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस क्लियर, जिससे आप लोगों के डाउट्स यहीं पर ख़त्म हो जाएं, और जितने भी हम चैप्टर्स कर रहे हैं वो साथ साथ आप लोगों को उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, हम वो भी अपनी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए भाई, आगे चलते हैं। और किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, प्लीज़ कम ऑन दोस्तों। ना एनी अदर डाउट, गौरव माहौर, अजीत और डी के शर्मा। ना तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से मनी एंड बैंकिंग के, और सारे के सारे आपके डाउट्स को ख़त्म करते हैं। मनी एंड बैंकिंग हमारा कंप्लीट यूनिट हो चुका है, जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपका पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है, और ये बताइए मुझे कैसे देखेगा यहाँ। तो गवर्नमेंट हरि नारायण का क्वेश्चन है, गवर्नर को 3 ईयर से पहले पद से हटा सकते हैं क्या। देखो, गवर्नर्स को पद से हटा के सकते हैं, गवर्नर चाहे तो खुद छोड़ सकता है, लेकिन जनरली ऐसे किसी को हटाते नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आरबीआई खुद की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, खुद का एक एक्ट है, तो इसलिए ऐसा हटाने का कोई बात नहीं है। यस, एक और गौरव माहौर ने सवाल पूछा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो सिर्फ मैं जवाब दे रहा हूँ, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा नहीं रहा। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी एक काम को करते हैं तो उसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात जहाँ पर कुछ लोगों की
सीमांत उत्पादनशीलता अर्थात कुछ लोगों की प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़ीरो हो तो उसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगर हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसी को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर कृषि में पाया जाता है। तो इसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। राइट नाउ सो आगे चलते हैं, जरा क्वेश्चंस को जरा नीचे करिए प्लीज, नीचे क्वेश्चन दिखाइए। गौरव माहौर, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा इसको और साइड में करिए प्लीज, और साइड में ले जाओ इसको, कुछ क्वेश्चन दब जाएंगे। ठीक है, हाँ गौरव माहौर, क्या आपके डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल का आंसर मिला या नहीं मिला, जल्दी जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, व्हेन वर 14 इंडियन बैंक्स नेशनलाइज इन इंडिया, कब भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो दोस्तों 1969 हमने बात की, 14 जुलाई 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज हुई जिनकी टोटल कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा थी। और उसके आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म। तो मैंने बताया जो नरसिम्हन कमेटी है इसने बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात की और कमेटी फॉर फाइनेंशियल सिस्टम इसके लिए बनाई गई, जिस कमेटी का नाम था कमेटी फॉर फाइनेंशियल सिस्टम, CFS। तो उस कमेटी के हेड थे नरसिम्हन कमेटी और इनकी रिपोर्ट के बाद हमारे हिंदुस्तान के बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारा चेंजेस आया और इन्हीं ने दोस्तों RRBs रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में बात की थी। तो ये है इसका सही जवाब 1 का B। राइट ना 2 का B ना। अब अगर हम बात करें, यस थैंक यू सो मच, जल्दी से देखिए, अगर हम बात करें चीप मनी मीन्स, तो तीसरे का आंसर दीजिए जल्दी से आप लोग। चीप मनी क्या होता है, सारे लोगों से मुझे जवाब चाहिए। चीप मनी का मतलब है दोस्तों एक वो मनी जो लोअर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हो। मैंने 2 टाइप्स की मनी बताई, एक डियर मनी या टाइट मनी और एक चीप मनी। तो हिंदी में बोलते हैं इसको सस्ती मुद्रा नीति। जो छात्र छात्राएं हिंदी माध्यम के हैं वो इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। चीप मनी का मतलब है सस्ती मुद्रा नीति। और दोस्तों जब मैं आपको जो PDFs दूंगा तो वो हिंदी और इंग्लिश में इसके दोनों नोट्स मिलेंगे MCQs के, और हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपको PDFs भी क्लास नोट्स की मिलेंगी। लेकिन आई एम वेटिंग कि एक बार ऐप आ जाए तो मैं सारे के सारे नोट्स एक बार में अपलोड कर दूंगा, द कंप्लीट इकोनॉमिक्स नोट्स। राइट ना, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर मेरी GS बैच की पेमेंट हो गई पर अटेंड योर क्लास नहीं आ रहा लिखा हुआ, कल से बहुत परेशान हूँ, ना ही टाइम्स वाले। ओके तो भाई मोनू चौहान, अगर आपका नहीं आ रहा लिखा हुआ तो आप इसके अंदर एंटर कैसे कर सकते हैं। तुम लोग पता नहीं कैसी बातें करते हो, क्यों अंकित भाई ये बताओ, अगर ऐसे कोई एंटर कर लेगा अगर बिना उसके, कोई भी कमेंट कर सकता है। तो जैसे कोई कमेंट आ रहा है इसका मतलब वो क्लास अटेंड कर रहा होगा बिना अटेंड करे। ओके तो ना मोनू चौहान आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप एग्जैक्टली बताएं। देखो गौरव माहौर ने जवाब दे दिया कि मोनू चौहान आप कमेंट कैसे कर पा रहे हो फिर भाई, अगर आपका बैच का अटेंड योर क्लास नहीं आ रहा तो आपने अटेंड कर कैसे ली क्लास। कुछ बच्चे इतना बेवकूफ़ बनाते हैं भगवान कसम, या तो सच में इसकी कोई प्रॉब्लम होगी जो टेक्नोलॉजी मुझे समझ में नहीं आ रही, या फिर पता नहीं सच में कोई प्रॉब्लम हो। देख नेक्स्ट, लीगल टेंडर नोटिस ना नहीं कमेंट कर सकते, नहीं कमेंट कर सकते। अजीत यादव आप बता रहे हैं क्या, समझ नहीं पाया, कमेंट कर सकते या नहीं कर सकते बिना अटेंड के। सर ये तो मैंने अपने दोस्त के पास जाकर करा हूँ मैसेज। ओके मोनू, ठीक है मोनू, हाँ मोनू, तो मोनू आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बात करिए और आपका मैं ID पासवर्ड चेक करा लूँगा ना बेटा, चिंता मत करो। तो लीगल टेंडर नोटिस रेफर्स टू क्वेश्चन नंबर 4 ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं मोनू, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8882345647 और उस पर व्हाट्सएप करिएगा ना। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अभी आप मोनू यहीं पर क्लास अटेंड कर लीजिए जहाँ पे अपने दोस्त के पास है। तो लीगल टेंडर नोटिस रेफर्स टू, जल्दी से मुझे इसका जवाब दें, चौथे का आंसर क्या होगा, कम ऑन एवरीबॉडी। लीगल टेंडर नोटिस किसे कहते हैं।
यस 4 का डी। हाँ वेरी गुड दोस्तों, बहुत सही जवाब। लीगल टेंडर नोटिस मतलब जितने भी करेंसी नोट्स हैं इन्हें हम लीगल टेंडर नोटिस कहते हैं। तो जितने भी करेंसी नोट्स हैं इसी को फिएट मनी भी कहा जाता है। तो एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा अपनी क्लास में फिएट मनी। तो फिएट मनी का मतलब हुआ द लीगल टेंडर नोटिस। तो जो फिएट मनी है वो एक लीगल टेंडर नोटिस है। मतलब जितने भी हमारे हिंदुस्तान में करेंसी हैं, करेंसी का मतलब है जितने भी कॉइन्स हैं और पेपर नोट्स हैं, दे आर कॉल्ड लीगल टेंडर नोटिस। तो कॉइन्स और पेपर नोट्स आर कॉल्ड लीगल टेंडर नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नैरो मनी? सक्रिय मुद्रा क्या है? तो जल्दी से जवाब दें दोस्तों, पांचवें का नैरो मनी किसे कहते हैं? जल्दी से जवाब दें प्लीज। पांचवें का नैरो मनी, व्हाट इज नैरो मनी? नैरो मनी सक्रिय मुद्रा किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था M1 M2 M3 M4। तो M1 इज कॉल्ड नैरो मनी क्योंकि ये नैरो तरीके से हमारे हिंदुस्तान में मनी सप्लाई का मेजरमेंट करता है। तो ना 8882345647 यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए मोनू जी। तो दोस्तों व्हाट इज नैरो मनी? तो नैरो मनी का मतलब है, यहाँ पे देखिए लिखा है। अब M1 को अगर मैं थोड़ा सा डिराइव करूँ तो M1 का मतलब है करेंसी विद द पब्लिक, लोगों के पास जो करेंसी हैं। डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक मतलब कासा, एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI, एवं RBI के पास जो अदर डिपॉजिट्स होते हैं वो। तो ये मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर रखा है। तो ए देखते हैं इसका क्या है, द सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन एंड द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। देखिए दोस्तों, द सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स इन द बैंक। बी है द सम ऑफ M1 एंड M2। व्हाट इज नैरो मनी? अब भाई ये बताइए अश्वनी और अजीत, तुम लोग बावले तो नहीं हो गए बे? बी कहाँ से ऑप्शन लग रहा है तुम लोगों को? द सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक एंड द कैश रिजर्व नहीं। नेक्स्ट है द मार्केट वैल्यू नहीं। द करेक्ट आंसर इज 1 का ए, 5 का ए, क्योंकि सर्कुल करेंसी और डीडी इनने ये नहीं जोड़ा, मैंने ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ा रखा है। तो M1 का मतलब क्या हुआ? M1 को नैरो मनी का मतलब हुआ करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट्स है। अश्वनी और अजीत, द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो देखिए दोस्तों, फॉर यू गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल्दी से आज हम सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको ये भी पता चल जाए कि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। द सिंबल ऑफ RBI इज, दोस्तों RBI का सिंबल क्या है? तो इसका आंसर है सी, लॉइन बिफोर अ पाम ट्री। तो दोस्तों एक लॉइन और ताड़ के पेड़ के पहले, तो आंसर है सी, बिल्कुल सही जवाब अश्वनी। नाउ अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशू नोट्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एसेट वर्थ नॉट लेस देन। दोस्तों जल्दी से बताइए आप लोग। यस PK पंकज कुमार, वेरी गुड। दोस्तों बताइए 7th का करेक्ट आंसर क्या होगा कि न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अकॉर्डिंग RBI के पास एक सोल अथॉरिटी है नोट को जारी करने का, जिसे मिनिमम इतने एसेट्स को मेंटेन करना है। तो कितने सिक्योरिटी को वैल्यू को मेंटेन करना होता है इन द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसे हम MRS बोलते हैं। और ये मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया कि इन द मिनिमम रिजर्व सिस्टम और मिनिमम न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत RBI के पास मिनिमम नोट छापने के लिए 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। इसमें 115 करोड़ गोल्ड और 85 करोड़ फॉरेन करेंसीज होता है। तो आंसर इज व्हाट? द 200 करोड़। बहुत बढ़िया गौरव माहौर, बेटा तुम्हारा पेपर है और तुम इस तरीके का जवाब दोगे। तो 7 का करेक्ट आंसर है सी, मिनिमम 200 करोड़ रुपए होने चाहिए, राइट, नॉट ए। सो इसमें 85 करोड़ की फॉरेन करेंसीज हैं और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसीज हैं और 15 करोड़ का 115 करोड़ का गोल्ड है। 115 करोड़ गोल्ड, 85 करोड़ फॉरेन करेंसी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। यस अश्वनी, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जल्दी से एक बार ये बता दीजिए कि ये पढ़ाने का तरीका तुम लोगों को कैसा लगा, या तुम लोग चाहते हो सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता जाऊं, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व ना करूं? जल्दी से मुझे बता दो। हाँ बट सर 115 डेज। तो गौरव माहौर ये बताओ इसमें कहाँ लिखा कि फॉरेन करेंसी? तो इसमें तो सिर्फ लिखा था एसेट्स। तो एसेट्स में तो गोल्ड भी आता है और फॉरेन करेंसी दोनों आते हैं। गौरव माहौर, आई थिंक योर पॉइंट इज क्लियर।
इन इंडिया 1 रुपी कॉइन एंड नोट्स एंड सब्सिडरी कॉइन्स आर इशूड बाय। दोस्तों भारत में 1 रुपी कॉइन एंड नोट्स एंड सब्सिडरी कॉइन, दोस्तों भारत में जो 1 रुपए का कॉइन है, 1 रुपी कॉइन्स एंड नोट्स एंड सब्सिडरी कॉइन्स, उसके अलावा जितने भी जो कॉइन्स हैं, तो दोस्तों जो 1 रुपए का नोट है और जितने भी सिक्के हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं ये पूछ रहे हैं। तो 8वें का आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 रुपए के नोट के अलावा, यस थैंक यू दोस्तों, 1 रुपए के अलावा, 1 रुपए के अलावा बाकी सारे के सारे जो नोट्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत सिर्फ सिक्के और 1 रुपए का नोट आता है। राइट नाउ थैंक यू सो मच। क्या गौरव माहुर और अश्वनी को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, बाकी किसी को नहीं? भाई मैंने एक सवाल पूछा कि क्या आप लोगों को मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कि जैसे मैं पहले चैप्टर करा रहा हूँ फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा देता हूँ, जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको ये भी पता चल जाए कि जो हमने पढ़ा वो यूज़फुल था या नहीं। और दोस्तों अगर आप ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने अपने घर से नहीं बनाए, ये मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से कलेक्ट करे हैं। तो जो बच्चों ने अगर मेरे साथ साथ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो उन्हें डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिलता होगा सारे। नाउ दोस्तों विच वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, जल्दी बताओ निम्नलिखित में। थैंक यू सो मच अजीत एंड हरि नारायण। तो इनमें से कौन सा एक सही स्टेटमेंट है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा आपको एक सही कथन लग रहा है। और ये क्वेश्चंस आपको हिंदी में भी मिलेंगे, मैं बता देता हूँ, और सारे के सारे नोट्स आपको हिंदी में भी मिलेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको। हाँ तो दोस्तों ये क्या है, तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ना। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट स्टेटमेंट निकालिए कि पहला, गुड मनी डिराइव्स बैड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, कि जो अच्छी मुद्रा है वो बैड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है, और बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो दोस्तों जो बैड मनी है वो गुड मनी को आउट ऑफ सर्कुलेशन कर देती है। तो करेक्ट आंसर इज 9। तो अब मैं अगर 9 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो एक होता है ग्रेशम्स लॉ। एवरीबडी, क्या होता है? एक ग्रेशम्स लॉ। तो इस तरीके से ऐसे कुछ चीज़ें छूट जाती हैं पढ़ाते समय, जैसे ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया तो अब ये भी आपको मिल गया। तो ग्रेशम्स लॉ कहता है कि बैड मनी डिराइव्स आउट गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो दोस्तों ये है ग्रेशम्स लॉ कि जो बैड मनी है, जो खराब मुद्रा है, वो डिराइव्स आउट कर देती है किसको? गुड मनी को। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रेशम्स लॉ। तो ग्रेशम्स लॉ कहता है कि बैड मनी डिराइव्स आउट। सर आपके आने के बाद लैपटॉप पर लाइव नहीं चलेगी? फिर नहीं, लैपटॉप पे नहीं चलेगी बेटा, और सिर्फ इसी में चलेगी ना, थोड़ा सा सपोर्ट करो यार आप लोग। तो दोस्तों ग्रेशम्स लॉ कहता है हमारे हिंदुस्तान में कि ये एक मॉनेटरी पॉलिसी है और इसके बारे में 2 टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ होती हैं, एक एक्सेप्टेड बाय लॉ, एक सिमिलर फेस वैल्यू, और एक मोर वैल्यूएबल कमोडिटी। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं क्या? ग्रेशम्स लॉ। तो ग्रेशम्स लॉ कहता है कि जो बैड मनी है वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देता है। राइट तो दोस्तों अब ये गुड मनी और बैड मनी क्या है? तो देखिए गुड मनी और बैड मनी को अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, ध्यान सुनना। मनी में एक तो होती है फेस वैल्यू, 2 चीज़ें होती हैं देखिए, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, और एक होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। भाई एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मतलब इसी को हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। मतलब जरा देखिए, सो व्हाट इज इंट्रिंसिक, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक। जय दोस्तों ये देखिए, ये 100 रुपये का नोट है, तो ये 100 रुपये का नोट है, तो चूंकि इसके फेस के ऊपर 100 रुपये लिखा है, 100 रुपये लिखा है, 100 रुपये लिखा है, सो दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जो इस नोट की वैल्यू है और जो हम लोग एक्सचेंज के तौर पर यूज कर रहे हैं। राइट, व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? अगर मैं 100 रुपये के नोट के ऊपर ये ब्लैक मार्कर लूँ और पूरा ब्लैक मार्कर चला दूँ, तो क्या ये 100 रुपये का नोट बाजार में एक्सचेंज हो सकता है? नहीं। तो इसे कहेंगे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू
का मतलब है जैसे एक सिक्का है, जैसे 10 रुपए का कॉइन है, अगर मैं उसे मेल्ट कर दूं तो मान लो वो बिकेगा 50 पैसे का या 1 रुपए का, तो वो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। एंड व्हाट इज एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ये जो बाहर की वैल्यू है इसे कहेंगे, जो सिक्के के ऊपर 10 रुपए लिखा है तो उसे कहेंगे एक्सट्रिंसिक वैल्यू या उसे फेस वैल्यू। जब दोस्तों अगर फेस वैल्यू ज़्यादा हो जाए, फेस वैल्यू ज़्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू आंतरिक मूल्य जिससे वो बन रहा है उसका मूल्य कम है तो उसे कहते हैं गुड मनी। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो जाए और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम हो तो उसे कहते हैं बैड मनी। तो दोस्तों जो बैड मनी है डिराइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो दोस्तों हमेशा तो जो बैड मनी है वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है, बस इतना सा याद कर लीजिए, और इसे ग्रेसम्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स अंडर, हो चुका है दोस्तों, अभी अभी बताया कि आरबीआई जो करेंसी नोट जारी करता है वो किसके अंतर्गत करता है, एमआरएस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर। इस क्वेश्चन का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि एक्सप्लेन द लिबोर। यस दोस्तों, व्हाट इज लिबोर? सो लिबोर का मतलब होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। अब ये होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। लिबोर क्या है? लिबोर का मतलब हुआ लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। सो बस इसका फुल फॉर्म पूछा गया है एग्जाम में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लिबोर के बारे में भी बताऊंगा। तो व्हाट इज लिबोर? तो लिबोर का मतलब है कि जो लंदन में बैंक्स हैं, तो जो लंदन में बैंक्स हैं वो हर रोज के बेसिस पर एक दूसरे से, वो हर रोज के बेसिस पर एक दूसरे से जो भी एवरेज रेट औसतन दर पर एक दूसरे से ऋण लेती हैं उसे हम बोलते हैं लिबोर। सो लिबोर का मतलब हुआ एन इट इज एन एवरेज रेट एट विच द बैंक्स इन लंदन इंटरबैंक मार्केट बोरो मनी फ्रॉम ईच अदर ऑन डेली बेसिस। तो वह औसतन दर जो प्रतिदिन के आधार पर लंदन में बैंक्स एक दूसरे से ऋण लेती हैं तो उसे हम बोलते हैं लिबोर। ऐसे ही दोस्तों हर कंट्री का एक अपना एबोर होता है, जैसे लंदन में हो गया लिबोर, इंडिया में हो गया मिबोर, और टोक्यो में हो गया, जापान में हो गया टेबोर। टोक्यो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। दोस्तों ये इंटरबैंक ऑफर्ड रेट का मतलब बस आप इतना समझ लीजिए कि वह औसतन दर जिसके आधार पर बैंक्स हर कंट्री में एक दूसरे से डेली के बेसिस पर ऋण लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से किसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। दोस्तों इनमें से किसे प्लास्टिक मनी कहते हैं? तो इसका जवाब आप लोगों को आता है, इसका जवाब आप ही दीजिए तो अच्छा है। तो इनमें से किसे प्लास्टिक मनी कहेंगे? तो दोस्तों देखिए, क्रेडिट कार्ड्स को प्लास्टिक मनी कहते हैं, डेबिट कार्ड्स को भी प्लास्टिक मनी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 2 और 3, दोनों को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। इन द कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार में, द टर्म आर्बिट्रेज इज यूज विद रेफरेंस टू। तो आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, नहीं बताया तो सुन लीजिए। आर्बिट्रेज का मतलब होता है आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज का मतलब होता है यदि हम एक सिक्योरिटी को खरीदें और फिर उसे बेच दें, फिर खरीदें एक शेयर फिर बेच दें, तो इसे बोलते हैं आर्बिट्रेशन, तो इसे बोलते हैं आर्बिट्रेज। तो करेक्ट आंसर इज 13 का, साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस। यस दोस्तों, अगर मैंने एक शेयर 400 रुपये का खरीदा और फिर उसे 500 में बेच दिया तो इसे इकोनॉमी की भाषा में, पूंजी बाजार की भाषा में आर्बिट्रेज कहा जाता है। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। तो 13 का करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे आज के बाद मनी बैंकिंग फाइनेंशियल यूनिट से जो अप्रॉक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आप सॉल्व कर पाएं और आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं और जरा नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। तो विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी गोज अप। दोस्तों जल्दी से बताइए, इनमें से नॉट ट्रू क्या सही नहीं है
व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी गोज अप। दोस्तों जब अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट रेट ब्याज दर बढ़ जाता है तो इनमें से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है? नहीं, नॉट को ऑब्जर्व करिए। पहला सेविंग इंक्रीजेस। दोस्तों जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, जब ब्याज दर बढ़ जाता है तो दोस्तों सेविंग्स बढ़ जाती हैं। दूसरा लैंडिंग डिक्रीजेस। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बताइए लैंडिंग जो ऋण है वो क्या ऋण मतलब मैं ऋणदाता जो लोग हैं, लेंडर्स जो हैं वो ऋण देना कम कर देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। तो जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो दोस्तों जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उत्पादन की जो लागत है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीजेस। तो रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब मैंने अगर कैपिटल लगाई और उसे इंटरेस्ट पे दिया तो वो इंक्रीज होगा। तो दोस्तों एक एक करके देखते हैं, डी वाले से ही शुरू करते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीजेस, भाई अगर ब्याज दर बढ़ गया तो ऐसे मैंने आपको पूंजी दी पहले 10% के ब्याज पर, अब ब्याज दर बढ़कर हो गया 15%, तो रिटर्न ऑन कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा, स्वाभाविक है। सी वाला देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस जब दोस्तों लैंडिंग जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उत्पादन की जो लागत है वो भी बढ़ जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। बी देखिए लैंडिंग डिक्रीजेस। अब आप बताइए कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऐसे समय पर क्या होगा? ऐसे समय पर लैंडिंग डिक्रीज होगा क्या? तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। तो लैंडिंग डिक्रीज कैसे होगा? जो अगर मैं रेट बढ़ गया तो मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों क्या करूँ? लैंड करूँ, लेकिन क्या लोग लैंड करने पर लेंगे पैसा? ये भी देख लीजिए कि सेविंग इंक्रीजेज, जो मेरी बचत है, जो मेरी सेविंग है वो बढ़ जाती है। अब दोस्तों जब मैं लैंड करता हूँ तो जल्दी बताइए लैंडिंग डिक्रीजेस या सेविंग इंक्रीजेस? जल्दी अश्वनी, अजीत, सारे लोग जल्दी से जवाब दो, इनमें से क्या नहीं होगा? तो भाई जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया इन द इकोनॉमी तो क्या होगा? सेविंग और लैंडिंग की बात करिए। कम ऑन एवरीबॉडी, सही जवाब दीजिए और तुरंत की तुरंत इसका एनालिसिस करिए। सेविंग और इस पे जवाब दीजिए लैंडिंग पर, जल्दी कम ऑन। जल्दी जवाब दो भाई। तो लैंडिंग डिक्रीजेस, तो सबने जवाब दिया लैंडिंग डिक्रीजेस। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है 14 का, दैट इज़ बी, लैंडिंग डिक्रीजेस। दोस्तों जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो जल्दी से, बिल्कुल सरल जवाब है दोस्तों, जल्दी जवाब दो यार, 3 ही लोगों ने जवाब दिया, 4 लोगों ने। दोस्तों जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जब ब्याज दर बढ़ जाती है अर्थव्यवस्था में तो लोग क्या करते हैं? लोग लैंड ज़्यादा करेंगे या कम? भाई मुझे पैसा क्या करना है? अगर मुझे पैसा क्या करना है, मेरे पैसे का ब्याज बढ़ रहा है तो लैंडिंग, तो मैं लैंडिंग क्या करूँगा? बोरोइंग तो नहीं है यहाँ पर, लैंडिंग की बात कर रहा है, तो मैं लैंड ज़्यादा करूँगा ना कि कम।
राइट। और अगर ब्याज बढ़ रहा है तो मैं अपना पैसा सेव भी ज़्यादा करूंगा, तो पहला तो सही है, तो करेक्ट आंसर इज बी, बिल्कुल सही जवाब। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय, दोस्तों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज दर है आपके सेविंग करंट अकाउंट में तो मिलता नहीं, एफडी आरडी पर वो कौन डिटरमाइन करता है? तो 15 का आंसर दीजिए, कमॉन दोस्तों जल्दी से। तो द करेक्ट आंसर इज कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने बता रखा है कि जो ब्याज दर है वो स्वयं बैंक अपने आप निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, नेक्स्ट है विच बैंक वॉज अर्लियर कॉल्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये तो जवाब मैंने आज ही बताया कि इनमें से किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे, तो जल्दी से बताइए। सॉरी आज नहीं बताया, हाँ थोड़ा सा आज बताया कि 1921 में जब तीनों बैंक्स को अमेलगमेट करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाया गया, इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 में एसबीआई बना दिया गया था। तो किसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे? द करेक्ट आंसर इज एसबीआई। बहुत बढ़िया डीके शर्मा। नाउ पीके कहाँ गए हुए तुम आज? अश्वनी, योगेंद्र, सारे लोग जवाब दीजिए प्लीज। बैंक डिपॉजिट्स दैट कैन बी विड्रॉन विदाउट नोटिस आर कॉल्ड। दोस्तों बताइए, वे बैंक के जमाएं, हिंदी में वे बैंक की जमाएं जो बिना नोटिस के आप विड्रॉ कर सकते हैं जब चाहें, जब आपको विड्रॉ हो जाए। तो द करेक्ट आंसर इज डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो 17 का करेक्ट आंसर इज डी, डिमांड डिपॉजिट्स। नाउ मोहम्मद यूनुस हु हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 2006 अ सिटीजन ऑफ। दोस्तों 18 का जवाब आप दे सकते हैं, मैंने आप लोगों को 18 क्वेश्चन भी पढ़ाया है, जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है वो बांग्लादेश के एक नोबेल प्राइज़ विनर, और इन्होंने एक बैंक बनाई इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला, जिसका नाम था बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, और वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया। और दोस्तों ये मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर, ये रहा, बी नहीं यार, 17 का अश्वनी, करेक्ट आंसर इज डी। फिक्स डिपॉजिट को आप बिना नोटिस के नहीं निकाल सकते हैं। नाउ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन कमर्शियल बैंक मींस, दोस्तों एनपीए का मतलब है वे लोन जो रिकवर नहीं हो रहे हों और जिनका जो आप बैंक ने लोन दे दिया लेकिन लोग वापस नहीं दे रहे हैं। तो लोन्स इन विच इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड। तो 19 का करेक्ट आंसर इज सी, लोन्स इन विच इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल इज नॉट रिकवर्ड, बिल्कुल सेम लिखा है। और एनपीए को ही हम स्ट्रेस्ड एसेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेस्ड एसेट्स। और एनपीए के लिए भारत सरकार ने एक एक्ट भी ना बना रखा है जिसे बोलते हैं सारफेसी एक्ट। सारफेसी एक्ट का मतलब है दोस्तों सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। धीरे से बोलता हूँ, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, एंड दिस एक्ट हैज़ बीन केम इन 2002। और इस एक्ट का उद्देश्य था कि जो समस्याएं हैं बैंकों की, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इन समस्याओं को सॉल्व किया जाए और बैंकों को एनपीए स्ट्रेस्ड एसेट्स, बैड लोन्स भी कहते हैं या इनको बैड डेट्स भी कहते हैं। सो दे आर कॉल्ड बैड लोन्स, मतलब वे लोन्स जो रिकवर नहीं हो रहे हों या बैड डेट्स, राइट ना। आगे चलते हैं और बात करते हैं। द नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी was set up in India as a wholly owned subsidiary of which of the following। भारत में जो NHB है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, वो सेटअप इन इंडिया एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी। तो बता दूं जो NHB है वो होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी? RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। मैंने आपको बताया था कि हमारे हिंदुस्तान में जो हाउसिंग डेवलपमेंट का काम है, जो गृह विकास का काम है, ये NHB देखती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये आरबीआई की सहायक कंपनी है, आरबीआई की सब्सिडरी है। और दोस्तों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग से, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 20 का ए नहीं अश्विनी, 20 का बी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड द मनी एंड बैंकिंग का लास्ट क्वेश्चन, why if the offering of teaser loan by commercial bank
अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। दोस्तों एक नया टर्म आया आप लोगों के सामने, टीजर लोन। दोस्तों टीजर लोन क्या होता है मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दूं। तो टीजर लोन का मतलब है वो लोन, ध्यान सुनना, वो लोन जो शुरुआत में बैंक्स कम रेट पर दें और धीरे धीरे बाद में ग्रेजुअली उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगें, तो उसे हम इकोनॉमी में बोलते हैं टीजर लोन। तो टीजर लोन का मतलब द लोन विच इज अवेलेबल एट लोअर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इनिशियली देन ग्रेजुअली आरबीआई इंक्रीजेस इट। तो उसे बैंक इंक्रीजेस इट, और इट इज द बैड एक्टिविटी बिकॉज बैंक्स आर डूइंग सो जस्ट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर, कि वो आएँ और बैंक से लोन लें, मतलब बैंक्स के चक्कर में फंस जाएं और बाद में बैंक्स को पैसा न दे पाएं, तो उसे हम कहेंगे टीजर लोन, राइट नाउ। दोस्तों व्हाई इज द ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन्स बाय द कमर्शियल बैंक अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। दोस्तों टीजर लोन एक आर्थिक कंसर्न का क्यों कारण बन रहा है, क्योंकि द टीजर लोन आर कंसीडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लैंडिंग and banks may be exposed to risk of defaulters in future. In India, teaser loan are mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up the manufacturing of export units. दोस्तों बी क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, जो टीजर लोन है वो सेकंड बिल्कुल गलत है। ये जनरली होम लोन के कंसर्न में दिया जाता है, होम लोन के कंसर्न में दिया जाता है, उसे हम टीजर लोन कहते हैं, राइट। तो इन इंडिया टीजर लोन आर मोस्टली गिवन टू, नहीं दोस्तों ये होम लोन के चक्कर में दिया जाता है। ऐसे बैंक अपने कस्टमर्स को शुरुआत में होम लोन सस्ता देती हैं, बाद में होम लोन वगैरह बढ़ा देती हैं, तो उसे हम टीजर लोन कहते हैं, राइट नाउ। सो 21 का सिर्फ 1, तो ए 1 ओनली, क्योंकि टीजर लोन आर कंसीडर टू बी द एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लैंडिंग। एक और नया टर्म आ गया दोस्तों आज की क्लास में, व्हाट इज सब प्राइम लैंडिंग। तो सब प्राइम लैंडिंग का मतलब है दोस्तों, यदि बैंक कुछ ऐसे लोगों को ऋण दे दें जो लोग बाद में ऋण ना चुका पाएं, तो उसे हम कहेंगे सब प्राइम लैंडिंग। इफ बैंक्स आर ऑफरिंग लोन टू दोज पीपल हु आर नॉट एबल और कैपेबल टू पे बैक टू द बैंक दैट पर्टिकुलर लोन, दैट टाइप ऑफ लोन आर कॉल्ड सब प्राइम लैंडिंग। तो दोस्तों चूंकि अब अगर जैसे मुझे शुरुआत में ऋण मिल रहा है सस्ते रेट पर, तो मैंने ले लिया, बाद में बैंक बढ़ाने लगती हैं, तो इसका आंसर ये हो सकता है नाउ। तो दोस्तों ये रहा यहाँ से ख़त्म, तो हटा दीजिए क्वेश्चन। दोस्तों मनी एंड बैंकिंग की हमारी ये यूनिट कंप्लीट हुई, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और ज्ञान दे देता हूँ मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड, और चलते चलते हम लोग जल्दी से कुछ इम्पॉर्टेंट कोड्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कोड्स इन बैंकिंग सिस्टम। तो थोड़ा सा ये भी पढ़ा दूँ, चूँकि ये भी मनी एंड बैंकिंग का ही पार्ट है। तो नाउ इम्पॉर्टेंट कोड्स। अब दोस्तों जब मैं जीए, अभी हम लोग बहुत रिसेंटली शुरू करेंगे जनरल अवेयरनेस, तो दोस्तों बैंकिंग का एग्ज़ाम बहुत रेगुलर एग्ज़ाम होता है, और जैसे एसएससी के चक्कर में रहे तो बेटा 2-3 साल लटक जाओगे ज्वाइनिंग के। तो दोस्तों अब हम लोग मैं बहुत जल्दी जीए की क्लासेस स्टार्ट करूंगा, जनरल अवेयरनेस, और पूरा का पूरा बैंकिंग का हम लोग टाइम्स कोचिंग की तरफ से बेहतरीन टीचर्स की टीम इंट्रोड्यूस होगी आपके सामने। तो अभी मैं इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में बता दूं मनी एंड बैंकिंग के, फिर हम लोग आगे चलेंगे और नई अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मनी बजट एंड टैक्सेशन स्टार्ट होगा, जैसे बोलेंगे पब्लिक फाइनेंस। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट एंड द वेरी इंटरेस्टिंग एंड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड बजट एंड टैक्सेशन। तो दोस्तों वहाँ पर बहुत सारा ज्ञान आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन चलिए कुछ बैंकिंग के इंपॉर्टेंट कोड्स हैं वो बता देते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना IFSC। सो व्हाट इज IFSC, थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। तो IFSC का मतलब है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। सो दिस इज कॉल्ड IFSC। सो व्हाट इज IFSC? दोस्तों ये कोड इज यूज्ड फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइंग बैंक ब्रांचेस। यदि आपको बैंक की ब्रांच को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो ब्रांच किसकी, बैंक की ब्रांच को, अगर आपको बैंक की ब्रांच को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो आपके पास उस बैंक की ब्रांच का एक IFSC कोड होना चाहिए। यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब है, अगर आपको देखना ओ ये मुखर्जी नगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हर एक बैंक की ब्रांच का एक अपना अपना IFSC कोड होता है। ये जो कोड है ये पासबुक पर तो दिया होता है, इसके साथ साथ पासबुक के साथ साथ चेक लीफ पर भी ये कोड होता है, तो इसे हम बोलते हैं IFSC कोड।
दोस्तों ये कोड जनरली यूज़ में आता है कि जब आप RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कराते हैं, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करते हैं, या IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस यूज़ करते हैं बैंक की, या किसी भी प्रकार का आप एक बैंक से दूसरे बैंक फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तब आपको ये IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम IFSC कोड की बात करें तो IFSC कोड जो है वो 11 कैरेक्टर अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। दोस्तों ये 11 कैरेक्टर का एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। ये 11 कैरेक्टर का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड का मतलब क्या हुआ ज़रा समझिए। अगर हम एग्जांपल दें तो SBIN 000524। दोस्तों ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसको सीखना क्या है कि पहले 4 हमेशा अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए। 5th कैरेक्टर हमेशा 0 होगा और लास्ट 6 कैरेक्टर्स हमेशा न्यूमेरल्स होंगे। दोस्तों ये रहा IFSC कोड का फॉर्मेट। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये हमेशा बैंक की नेम के बारे में बताएंगे। 5th कैरेक्टर जो 0 है इसे RBI ने नाम दिया है और इसे RBI कहता है भाई ये कंट्रोल नंबर है। और जो न्यूमरल्स हैं ये बैंक की ब्रांच को डिनोट करते हैं कि बैंक की ब्रांच का जनरली कोड होता है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा में देखें तो इस 0 के अलावा लास्ट के जो 6 हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बैंक की ब्रांच का कोड है वो अल्फ़ाबेट्स में है, तो वो इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। बाकी सारे कोड्स आपको ऐसे ही मिलेंगे ना। अगर हम बात करें एक और इम्पॉर्टेंट कोड है दैट इज़ कॉल्ड MICR। सो व्हाट इज़ MICR? इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो दिस इज़ कॉल्ड MICR रिकॉग्निशन। सो दोस्तों दिस इज़ कॉल्ड MIRE रिकॉग्निशन। सो दोस्तों दिस इज़ कॉल्ड MICR ROCOG। तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये जो MICR है ये कोड भी यूनिकली बैंक की ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। यूनिकली आइडेंटिफाई द बैंक ब्रांच। तो अगर आप बैंक की ब्रांच को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, अच्छा ये बैंक की ब्रांच वो वाली है, तो आपके पास होना चाहिए उसका MICR कोड। दोस्तों ये भी चेक लीफ पर होता है या बैंक की पासबुक पर भी मिलता है, तो इसे MICR कोड कहते हैं। अगर हम MICR कोड की बात करें तो दोस्तों जैसे ये RTGS और नेफ्ट के लिए यूज़ होता है, इसका प्रयोग ECS में होता है। ECS बोले तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का मतलब है जैसे आप लोग कहीं काम करते हैं तो मान लो अभी टाइम्स में किसी एक नए एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग हुई, तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं भाई साहब अपनी बैंक का एक कैंसल्ड चेक दे दो। तो चूँकि वहाँ बैंक हर एक चेक में, तो मैं आपको अगर एक चेक दिखाऊं तो चेक की लीफ अगर जो होती है चेक की लीफ के नीचे, चेक की लीफ के नीचे इसे हम बोलते हैं दोस्तों MICR बैंड। एवरीबॉडी क्या बोलते हैं, इस पट्टी को बोलते हैं MICR बैंड। अगर हम इस MICR बैंड में देखें तो ये अलग कलर की होती है। यहाँ पर एक नंबर होता है और यहाँ पर एक और नंबर होता है, तो इस नंबर को बोलते हैं MICR कोड। और मैं आपको थोड़ा सा और ज्ञान दूं, जैसे कि ये जो IFSC कोड 11 कैरेक्टर का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, ऐसे ही MICR कोड एक 9 डिजिट का न्यूमेरिक कोड होता है। तो इट इज़ 9 डिजिट न्यूमेरिक कोड और इसमें 9 डिजिट का न्यूमेरिक्स होते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ आपके सामने तो इसका एग्जाम्पल है, मान लो 200504306। ये इसका फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। दोस्तों ज़रा ध्यान से समझिए, फर्स्ट 3, नेक्स्ट 3 एंड द लास्ट 3। दोस्तों जो फर्स्ट 3 हैं दे रिप्रेजेंट द सिटी, ये शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द मिडिल 3 रिप्रेजेंट द बैंक एंड द लास्ट 3 रिप्रेजेंट द बैंक ब्रांच। तो इसे हम बोलते हैं MICR कोड है। सो दिस इज़ कॉल्ड MICR कोड। नाउ अगर आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकली देखना है तो मेरे पास एक चेकबुक भी है, मैं इसमें आपको MICR कोड भी दिखा सकता हूं। तो आप देखिए ज़रा दोस्तों, दिस इज़ माय चेकबुक, यहाँ देखिए। सो दिस इज़ द चेकबुक। आप देख रहे हैं इसके नीचे एक वाइट कलर की पट्टी सी दिख रही है, थोड़ा देखने की कोशिश करिए। यस, दिस इज़ द वाइट कलर। तो दिस पट्टी इज कॉल्ड, चूँकि ये एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है और इसमें जो ये नंबर्स लिखे हैं ये मैग्नेटिकली हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक पहला नंबर है ना, दिस इज़ द चेक नंबर। नेक्स्ट इज
1100130991। तो ये मेरे बैंक का MICR कोड है। सो दिस इज कॉल्ड MICR कोड। दोस्तों इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ECS मैंने आपको बता दिया। तो हाँ, तो मैंने कहा था कैंसल्ड चेक देते हैं, तो भाई यहाँ पे इस चेक को ऐसे काट दिया तो ये हो गया कैंसल्ड। तो इसके नीचे MICR कोड मिल गया, यहाँ नाम लिखा है, बैंक का नंबर लिखा है, सब कुछ अकाउंट नंबर। तो उस बंदे की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। अब हर महीने मैं उसकी अकाउंट में सैलरी क्रेडिट कर दूंगा, तो उसे बोलेंगे ECS। तो ECS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली पैसा क्या हो जाए, ट्रांसफर। इसी तरीके से एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोड होता है दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं स्विफ्ट कोड। जो मारुति सुजुकी की गाड़ी है वो नहीं, ये स्विफ्ट कोड है बैंकिंग सिस्टम में। स्विफ्ट का मतलब होता है दोस्तों सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड interbank financial telecommunication, so this is called SWIFT। तो SWIFT का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सो दिस इज कॉल्ड SWIFT, राइट। SWIFT जो है इसका हेडक्वार्टर लाहुल बेल्जियम में है। सो इट्स हेडक्वार्टर इज इन लाहुल बेल्जियम। सो दिस इज कॉल्ड SWIFT, राइट। अब ये है क्या, तो देखो भाई, जब हमें इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी होती हैं, जब हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कंट्री से दूसरे कंट्री पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है और पैसों का भुगतान करना है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, स्विफ्ट कोड की। तो दोस्तों ये है, ये MICR कोड और IFSC कोड, ये इंडिया के अंदर अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक पैसा ट्रांसफ़र करना है तब यूज़ में आता है। लेकिन दोस्तों जब आप लोग इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं, जब आप लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान करते हैं, जब एक दूसरे से आज मेरी पहली क्लास है सर, हिंदी में नहीं पढ़ाओगे? नहीं प्रशांत कुमार, हिंदी में नहीं आता मुझे। दोस्तों जब आप लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको यूज़ होगा, अबे ये बता हिंदी क्या, मैं तुझे IFSC की हिंदी बताऊं क्या, आती नहीं है मुझे, हैं? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड क्या बोलूं, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, MICR मैग्नेटिक चुंबकीय, इंक स्याही, कैरेक्टर क्या बोलूं इसको, रिकॉग्निशन। तो दोस्तों ये ऐसे ही है। अब मैं इसको क्या बोलूं, चेक को तू हिंदी में बोलेगा क्या भाई, चेक की पत्ती है, क्या बोलूं, बैंक की ब्रांच मतलब बैंक की शाखा। भाई हिंदी इंग्लिश क्या है, हाँ हिंदी इंग्लिश क्या है भाई, तुम तो याद बस इतना रखो, IFSC कोड बैंक की ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, चेक लीफ में मिलता है, RTGS नेफ्ट IMPS के लिए होता है। भाई RTGS की हिंदी भी हिंदी होती, इंग्लिश भी हिंदी है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, अब इसे हिंदी में बोलूँ, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मेरे पापा को भी हिंदी नहीं आती इसकी, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस हिंदी में बोलूँ, है स्विफ्ट का फुल फॉर्म तुझे हिंदी में बताऊँ, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, क्या बोलूँ कि वित्तीय दूरसंचार अंतर बैंक विश्व स्तरीय समाज, ऐसे बताऊँ क्या? तो भाई हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, मेन है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। पेपर में तो मैं हिंदी इंग्लिश लिखनी नहीं है, पेपर में लिखने को नहीं आएगा IFSC के बारे में लिखो, राइट ना। तो ये हिंदी ही है, इसको हिंदी ही समझो, और बस इतना पता होना चाहिए IFSC में 11 कैरेक्टर होते हैं और पहले 4 अल्फ़ाबेट बैंक के बारे में बताते हैं, नेक्स्ट 0 कंट्रोल नंबर, देन न्यूमरल्स बैंक की ब्रांच, 9 डिजिट न्यूमेरिक कोड, पहले 3 शहर के बारे में, नेक्स्ट बैंक के बारे में, देन ब्रांच के बारे में, बस इतना ज्ञान होना चाहिए, दैट्स इट, राइट ना। सो सर इनको नहीं बोल रहा मैं, ओके ना। तो दिस इज कॉल्ड स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, हेडक्वार्टर्स इन लाहौल बेल्जियम, इंटरनेशनल पेमेंट। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से दूसरे देश पेमेंट करनी है तब आपको प्रयोग होता है किसका, स्विफ्ट कोड का। जैसे कि ये 11 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ये 9 डिजिट का न्यूमेरिक कोड है, ऐसे ही दोस्तों ये एक 8 और 11 कैरेक्टर का कोड होता है, 8 और 11 कैरेक्टर का कोड होता है। अब ये 8 और 11 कैरेक्टर में क्या क्या हैं तो मैं थोड़ा सा ज्ञान देता हूं। जैसे इसका मैं एग्जांपल बताता हूं स्विफ्ट कोड का, NEDSZAJJ, राइट। तो अब ये क्या है, इसलिए लगा कि ये इंग्लिश मीडियम क्लास है। अच्छा प्रशांत भाई ये इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं है यार, ये बिल्कुल ज्ञान है। अब चेक लीफ को मैं हिंदी में क्या लिखूं, तो बोर्ड पर इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, डजंट मैटर। दोस्तों मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स,
मैं बोर्ड का प्रयोग सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए करता हूँ, बाकी बोल हिंदी में भी रहा, बोल इंग्लिश में भी रहा, लेकिन हिंदी में बोर्ड पे कभी नहीं लिखता। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। अगर तुमसे कभी कोई पूछे एग्जाम में MICR कोड का फुल फॉर्म, तो बेटा पेपर में भी मैग्नेटिक में माँ में एक का मात्रा और आधा गा ऐसे ही लिख के आएगा, और लिखा होगा कि MICR कोड कितने डिजिट का है, तो आंसर इज 9। बस इतना ज़्यादा रश ना। सो कोई बात नहीं प्रशांत। सो दिस इज कॉल्ड स्विफ्ट। अभी तू कह रहा अभी अभी ऑनलाइन आया हूँ, तूने देखा पूरा इंग्लिश में लिखा, तूने समझा और सुना है नहीं, और तू बोल दिया ठोक दिया। क्यों? तेरे पास ऑप्शन है मैसेज मारने का, है ना। तो दोस्तों देखिए, ये 8 और 11 कैरेक्टर का कोड है। तो मैं बस इतना बुरा लगता मुझे कि तुम लोग टीचर को मत सिखाओ कि टीचर कैसे पढ़ाए। तो तुमने कहा सर हिंदी में नहीं पढ़ाओगे क्या, आज मेरी पहली क्लास है। दोस्तों तुम लोग टीचर को मत सिखाओ कि कैसे पढ़ना है, तुम लोग खुद सीखो पढ़ना कैसे है। अगर इतना सीख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बेटा कैसे सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। शायद मेरा ज्ञान तुम्हें समझ में आ चुका होगा और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। दोस्तों पहले हाँ, तो ये 8 और 11 कैरेक्टर का कोड होता है, जैसे NEDSZAZZ। क्या है दोस्तों जरा देखिए, NEDS ये एक बैंक है, नेट बैंक। और सॉरी पहले मैं बता दूं, ये जो क्या है, पहले 4 जो हैं वो इंस्टीट्यूशन कोड हैं। इंस्टीट्यूशन कोड का मतलब है वो संस्था के बारे में बताते हैं। क्या मतलब, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। नेक्स्ट 2 है, ये कंट्री कोड है, ये कंट्री के बारे में बताता है। नेक्स्ट 2 जो है वो लोकेशन कोड है, और ये लोकेशन के बारे में बताएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो NEDS क्या है, ये एक बैंक का नाम है, नेट बैंक, नेट बैंक। और ZA का मतलब है साउथ अफ्रीका, और JJ का मतलब है जोहानिसबर्ग, राइट। नेट बैंक साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग। अगर इसमें लास्ट में XXX ट्रिपल एक्स जुड़ा हो, देन दिस इज कॉल्ड द उसका लोकेशन कोड के अलावा जो उसका ब्रांच कोड, सॉरी अगर ट्रिपल एक्स है XXX, देन इट इज द प्राइमरी ऑफिस, जो उसका हेड ऑफिस है। या इसमें मान लो 012 A21 कुछ भी लिखा हो तो उसकी वो ब्रांच है। जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं, मान लो PUNB, ये तो हो गया पंजाब नेशनल बैंक इंस्टीट्यूशन कोड। IN ये हो गया इंडिया, और जैसे हो गया DL दिल्ली, और यहाँ पर कोई कोड लिख दिया, कोई भी कोड लिख दिया 3 डिजिट का, तो ये हो गया मान लो कैनॉट प्लेस। तो दिस इज कॉल्ड द स्विफ्ट कोड ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इंडिया दिल्ली कैनॉट प्लेस। तो ऐसे हम बोलेंगे क्या, स्विफ्ट कोड। तो दोस्तों ये रहे हमारे हिंदुस्तान में पेमेंट सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट कोड्स, जो या तो IFSC है या MICR है या स्विफ्ट है, राइट। तो दोस्तों आज इतना सा ज्ञान मिला, और हमने यहाँ पर मनी एंड बैंकिंग की कंप्लीट यूनिट इन डिटेल डिस्कशन किया, जिसमें हमने मनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, मनी के टाइप्स देखे, मनी सप्लाई के मेजरमेंट देखे, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स देखे, बैंक्स के बारे में समझा, बैंकिंग का कंप्लीट इतिहास समझा, और दोस्तों हमने बहुत सारी बातें करी बैंकिंग से रिलेटेड। हाँ, सिविल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। SK कमलुद्दीन मैं आपको बता दूं कि सिविल कोड की तुम्हारी स्पेलिंग गलत है, इट्स नॉट CIVIL, इट्स CIBIL, सिविल। तो दोस्तों ये सिविल स्कोर या सिविल स्कोर क्या है, तो इट्स नॉट सिविल, इट्स सिविल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों ये एक कंपनी है जिसका नाम है सिविल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसे बोलते हैं सिविल। तो जितना जैसे आपने किसी बैंक से लोन लिया, SK अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया और उस लोन को बिल्कुल टाइम पर आप चुकाते हो, तो आपका सिविल स्कोर क्या होने लगता है, इम्प्रूव। दोस्तों दिस इज कॉल्ड सिविल स्कोर। सिविल स्कोर स्टार्ट्स फ्रॉम 300 एंड गोज टू 900, 300 से जाता है और 900 तक रहता है। तो अभी आप जैसे आपने आज तक कभी कोई लोन नहीं लिया, तो आपका सिविल स्कोर है 0। जैसे आप लोन लेते हो और उसकी पेमेंट चुकाना स्टार्ट कर देते हो, तो दोस्तों आप लोगों का सिविल स्कोर 300 से बढ़ने लगेगा। जब आपने किसी बैंक का लोन नहीं दिया तो सिविल स्कोर गिरने लगेगा। तो इट शोज योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी, राइट। यस बिल्कुल करवा देंगे अरविंद जी, और कोई हुक्म हो बता दो ना। तो दोस्तों ये रहा हमारा बैंकिंग का आज का कंप्लीट ज्ञान, बैंकिंग की आज की कंप्लीट क्लास। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। गुड बाय एवरीवन।